सर्कुलर मोशन का पार्ट 4 या 5 है और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी सर्कुलर मोशन या किसी भी कर्व्ड मोशन में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कर्वेचर, रेडियस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों के दिमाग में, तो एक एक करके हम इन सारी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि हम बात करेंगे आज कर्व क्या होता है, और अच्छे से समझ लीजिए। तो कर्व समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि लाइन किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि लाइन क्या है। लाइन इज अ लोकस ऑफ पॉइंट। अगर कई पॉइंट को मैं एक साथ ले लूँ, ठीक है ना, और उनको अगर मिला दिया जाए तो जो भी चीज़ आपके सामने निकल के आएगी वो कहलाएगा आपका लाइन। अच्छा, ये तो हुई बहुत बेसिक सी डिफिनेशन। लेकिन कर्व क्या है, तो देखिए आपके सामने एक डिफिनेशन लिखा है, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। सो लिखा है अ लाइन हुज ईच पॉइंट चेंज देयर डायरेक्शन इन अ स्पेसिफिक वे, उसे हम कहते हैं कर्व। मतलब क्या कि देखिए अगर मैं आपके सामने एक लाइन बना दूं, ठीक है ना, अब अगर ध्यान दीजिए तो ये जो लाइन है, इस लाइन का हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर आप देखिए तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। देखिए ध्यान से, अगर तो इसका जो डायरेक्शन है वो एक स्पेसिफिक वे में चेंज हो रहा है। तो एक ऐसा लाइन जिसके हर एक पॉइंट का डायरेक्शन एक स्पेसिफिक वे में चेंज हो रहा हो, उसे हम कहते हैं कर्व। ठीक है। दूसरी बात, कर्व जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ओपन कर्व और दूसरा होता है आपका क्लोज कर्व। अब सबसे पहली बात कि ये ओपन कर्व क्या होता है, तो याद रखिएगा एक ऐसा कर्व जिसके दो एंड पॉइंट हों, एक इधर और दूसरा दूसरे एंड पॉइंट पे। तो अगर किसी कर्व के एंड पॉइंट हैं, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे ओपन कर्व। ठीक है। अच्छा, दो एंड पॉइंट हो तो हम कहेंगे ओपन कर्व। ठीक है। अब ओपन कर्व भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है आपका नॉन सिंपल। अब ये सिंपल नॉन सिंपल क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले बात करते हैं क्लोज कर्व की। अगर किसी कर्व का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपको ना पता हो, तो इसको देख के आप बता नहीं सकते कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और एंड पॉइंट कहाँ है, तो ऐसे कर्व को हम बोलते हैं क्लोज कर्व। जैसे कि आपका सर्कुलर मोशन, अगर आप देखिए ध्यान से, तो सर्कुलर मोशन में आप कभी भी नहीं बता सकते कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और एंड पॉइंट कहाँ है, तो ऐसे कर्व को हम क्लोज कर्व बोलते हैं। अच्छा, ये दोनों के दोनों दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक होता है नॉन सिंपल। तो ये सिंपल कर्व क्या होता है, एक ऐसा कर्व जो कि ओवरलैप्ड ना हो। ठीक है ना। जैसे कि मैं ओपन कर्व की बात करूं सिंपल फॉर्म में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल ओपन कर्व क्या होता है, तो देखिए क्या है कि इस कर्व में किसी भी तरह का क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। जैसे देखिए अगर मैं एक कर्व ऐसे बनाता हूं, चलिए, तो आप देखिए इस कर्व क्या है, दो एंड पॉइंट तो हैं, इस कर्व के क्या है, इसके भी दो एंड पॉइंट हैं, लेकिन इसमें क्या अंतर है कि इसमें किसी तरह का क्रॉस ओवर यानी ओवरलैपिंग नहीं हुई है, लेकिन इसमें देखिए तो ओवरलैपिंग हो गई है एक पॉइंट पे। तो जिसमें एक ऐसा ओपन कर्व जिसमें क्रॉस ओवरलैपिंग ना हुई हो वो सिंपल होता है, और अगर ओवरलैपिंग हुई है तो वो नॉन सिंपल होता है। ऐसे ही क्लोज कर्व भी होता है। तो क्लोज कर्व की क्या बात होगी, अगर मैं देखिए ये अगर मैं कहूँ कि ये है आपका क्लोज कर्व, तो अगर आप देखिए तो इसमें कहीं ओवरलैपिंग नहीं हुई है। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ गंदा बन गया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो कहीं ओवरलैपिंग नहीं हुई है, तो ये है आपका सिंपल क्लोज कर्व। और अगर मैं ऐसे बना दूँ लाइक दिस वन, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो क्या है कि ये है तो क्लोज कर्व, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे ओवरलैपिंग हो गई है, तो ये कहलाएगा आपका नॉन सिंपल क्लोज कर्व। तो आई होप कि आपको कर्व समझ में आया होगा और कर्व के बेसिक टाइप भी समझ में आए होंगे। चलिए, इसके बाद एक बात आती है कि भाई कर्वेचर क्या होता है। अगर आपने कर्व समझ लिया है तो अब हम बात करते हैं कर्वेचर किसे कहेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए कर्वेचर की। अब ये कर्वेचर क्या होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसका डिफिनीशन आप लिख लें। तो इसका मतलब क्या हुआ, द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ कर्व लाइन एट अ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दी टेंजेंट लाइन, उसी को हम बोलते हैं कर्वेचर। अभी क्या मतलब इसका होता है, देखिए, तो अगर मान लीजिए कि मैं एक कर्व बना दूं, ठीक है ना, सुनिएगा मेरी बात, थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर एक कर्व है तो कर्व की पहली डिफिनीशन क्या होनी चाहिए, भाई कर्व के हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो चेंज होता हुआ आपको दिखना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप देखिए तो इसका डायरेक्शन आपको चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो पहली बात तो ये कर्व है। ठीक है ना, ओपन कर्व है या क्लोज कर्व है, तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि क्या इसके एंड पॉइंट है कि नहीं है। तो अगर इसका एंड पॉइंट मौजूद है तो ये है आपका ओपन कर्व। ठीक है ना। अब सिंपल है कि नॉन सिंपल है, तो क्रॉस ओवर तो हुआ नहीं है कहीं, तो इसका मतलब ये सिंपल है। अच्छा, अब यहां बात आती है कर्वेचर की। तो देखिए अगर मैं किसी एक पॉइंट को चूज कर लूं, पॉइंट पी, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है अगर इसको मैं चूज करूं और यहां पे एक दूसरा पॉइंट क्यू चूज कर लूं और यहां से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं इस पॉइंट पे, ठीक है ना, लाइक दिस।
तो आप ये पाएंगे। अच्छा, और दूसरी बात, मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूँ, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर इस पॉइंट के लिए मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप ये पाएंगे कि ये इस लाइन के लिए बना हुआ एंगल, देखिए ये चीज़ इस लाइन के लिए मान लीजिए ये फाई एंगल है, और इस पॉइंट पे ये बना हुआ एंगल से फाई 1 है, ये से फाई 2 है। तो आप ये पाएंगे कि ये जो चेंज आ रहा है आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, देखिए वही लिखा ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ कर्व लाइन एट अ गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द टेंजेंट। तो ये जो चेंज इन एंगल आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है एंगल चेंज हो रहा है, यही पॉइंट जो आपको बताता है वही कहलाता है आपका कर्वेचर। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से। बात आती है कि अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो मैं थोड़ा आगे चलता हूं। तो अब जो तीसरी बात निकल के आती है वो होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है भाई, चलिए, तो मान लीजिए कि एक कर्व है आपके पास, कोई भी कर्व है, ठीक है। इस कर्व का कोई एक रैंडम पॉइंट आप पी चूज कर लीजिए, ठीक है ना। जब आप चूज करेंगे तो देखिए ये जो पार्ट आपने छोटा सा चूज किया है, अगर इसका यूज करके मैं ये चेक करना चाहूं कि ये किस सर्कल का पार्ट है, ठीक है, तो वो जिस सर्कल का पार्ट रहा होगा, ये इतना हिस्सा देखिएगा, ये इतना, इस पूरे कर्व का केवल ये इतना हिस्सा मैंने चूज किया है, और ये जानने की कोशिश की है कि ये जो इतना हिस्सा है वो किस सर्कल का पार्ट है। तो जिस सर्कल का पार्ट होगा ना, उस सर्कल का रेडियस कहलाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप कि इसमें कहीं आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बड़ा लोगों को डाउट रहता है इस चीज़ को समझने में। फिर से मैं समझा दूं कि मैंने एक कर्व लिया, इस कर्व का एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा है ये, मैंने तो खैर बहुत बड़ा बना दिया है, लेकिन ये बहुत छोटा हिस्सा है, बिल्कुल आप बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है, ठीक है ना। तो बहुत छोटे से हिस्से को मैंने चूज़ किया और ये जानने की कोशिश की ये जो छोटा सा हिस्सा है किस सर्कल का पार्ट है। जैसे कि अगर मैं आगे एक और ऐसा सर्कल बना दूँ, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ये जाके नीचे घूम गया है, तो यहाँ पे एक पॉइंट अगर मैं चूज़ कर लूँ, एक छोटा सा रेंज, ये चीज़ इतना, देखिए अगर आप ध्यान से दीजिए, देखिए इस चीज़ को, तो ये कुछ ऐसे घुमा हुआ है ना। तो अगर मैं ये जानने की कोशिश करूँ कि ये जो चीज़ है वो किस सर्कल का पार्ट था, तो ये जिस सर्कल का पार्ट था उसका रेडियस कहलाता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अगर आप इतनी चीज़ें समझ गए हैं तो अब हम इस चैप्टर की मेन चीज़ को पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं। तो फिर से मैं एक बार आपको समझा दूं, इस चीज़ को आप चाहे तो तैयार कर लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है ना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पूरे चीज़ को मैं मिटा देता हूं और फिर से मैं एक बार रेडियस ऑफ कर्वेचर समझाता हूं। अच्छा देखिए, इसमें एक बात और बच जाती है और वो है आपका कर्व लीनियर मोशन। अब ये कर्व लीनियर मोशन क्या होता है, तो एक हेडिंग आप और डाल लीजिए, कर्व लीनियर मोशन, ठीक है। अब ये कर्व लीनियर मोशन क्या है भाई, बड़ा झंझट है ये सब चीज़ों को पढ़ने में, हाँ, इतना एक चलिए मान लीजिए कि ये कर्व मोशन हो रहा है। देखिए अगर ध्यान से, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं है, बॉडी यहाँ थी, ये कर्व शेप बनाते बनाते दूसरे पॉइंट पे चली आई, ठीक है ना। तो ये है आपका कर्व और डिस्प्लेसमेंट हुआ है लीनियरली, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस हुआ है बॉडी, तो ये है आपका कर्व लीनियर मोशन। हम अगर किसी एक पॉइंट को चूज करें, ये पॉइंट पी, ठीक है ना, इसके एक छोटे से हिस्से को, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को, और ये जानने की कोशिश करें कि ये छोटा सा हिस्सा किस सर्कल का पार्ट था, तो वही बन जाएगा आपका, उससे खींचा गया जो रेडियस है वही बन जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक ना। ऐसे देखिए, ये देखिए यहाँ से अगर मैं खींच लूँ, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट क्यू है, तो ये ऐसे बना हुआ है, लाइक देखिए। अब इस छोटे से हिस्से को अगर मैं चेक करूँ तो ये किसी न किसी सर्किल का आर्क ही रहा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये जो छोटा सा सर्कल है उसका जो रेडियस है यही कहलाएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप कि आपको इतने में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये कहलाता है आपका कर्व लीनियर मोशन, और कर्व लीनियर मोशन में जो रेडियस आप हर एक छोटे से छोटे पॉइंट का निकालते हैं वो कहलाता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए ये तो हुई एक बेसिक बातें। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर मोशन पे। तो सर्कुलर मोशन का मतलब कैसे पढ़ें अब हम, अभी सब चीज़ों का यूज़ हम कैसे करें सर्कुलर मोशन में, क्योंकि हमें तो पढ़ना वही है। सो सबसे पहली चीज़ आपके सामने मैं एक सर्कल रखता हूँ, बहुत ही छोटी छोटी बातें आप नोट डाउन करते जाइए। तो लेट सपोज कि मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब इस सर्कल का ऑब्वियस सी बात है, एक सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है ना। उस सेंटर से इतना डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। मान लीजिए वेलोसिटी इधर है, बॉडी आगे की तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी होगी, इसी डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, एक्सेलरेट होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा, और बॉडी की वेलोसिटी धीमी होगी तो रिटार्डेशन होगा, यानी डायरेक्शन हम क्या कह देते हैं, बिल्कुल इसके अपोजिट या माइनस साइन देते हैं, ये तो आपको पता होगा। खैर
सेंटर की तरफ आपका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। नाउ अब अगर हमको, अच्छा पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं सॉल्व कैसे करेंगे। सीधे सीधे हम बेसिक मुद्दे पर ही आते हैं। सो अगर हमको ये निकालना हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है तो हम करते क्या है, एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इसी पर, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो फोर्स वाला डायरेक्शन है उसको हम एक्स एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं और जो वेलोसिटी वाला एक्सिस है उसको हम वाई एक्सिस चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं कि समेशन ओवर एफ एक्स का मतलब क्या है कि वो सभी फोर्स का सम जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो वो किसके बराबर होगा, वो एक्चुअली बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के ही, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई आपका m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही अगर हम y की बात करें, फोर्स अलोंग y एक्सिस, ठीक है ना, तो भाई देखिए इधर क्या आपको मिल रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इधर क्या मिलेगा आपको, टेंजेंशियल फोर्स भी मिलेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो हम लिख सकते हैं कि एफ टी कितना हो जाएगा आपका m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बस इतना चीज़ अगर हमको समझ में आ गया और हर क्वेश्चन अगर निकालने आ गया किसी भी कर्व पाथ पे तो हमारा सॉल्यूशन बहुत आसानी से होगा, ठीक है। तो मैं आपको जनरल एक फॉर्मूला देता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा यहाँ से पहली बात तो हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए यही आपका सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे कैसे। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या कि ये मान लीजिए मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, लेट सपोज ये छोटा सा हिस्सा इतना दिख रहा है आपको। अगर मैं ये कहूँ कि ये छोटे से हिस्से का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स है उसको समझ लेंगे और ऑब्वियसली बात यही होगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए ध्यान से, यही तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बनेगा इस केस में। आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाती है, क्यों, ठीक है। और यही आर एक्चुअल में क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस छोटे से हिस्से के लिए, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है ना, तो हर केस में जो रेडियस बनेगा वो तो उतना ही बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हर एक छोटे से छोटे आर का, ठीक है। ये तो एक केस हो, सबसे सिंपल केस। तो उस केस में जो आर की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी आपकी, एम वी स्क्वायर अपॉन एफ सी के बराबर, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ ही रही होगी। तो यहां से हम इस चीज को चाहे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फॉर्मूले का यूज करना चाहे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे सिंपल फॉर्म इसलिए था क्योंकि चूंकि ये सर्कुलर मोशन हो रहा था, इसलिए हर एक छोटे से छोटे पार्ट का, यानी छोटे से छोटे कर्वेचर का जो छोटे से छोटे आर्क का जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा सेम ही निकलेगा। लेकिन क्या हो कि अगर मोशन जो है आपका सर्कुलर ना हो कि कुछ और टाइप का कर्व हो, ठीक है, तो उसको कैसे हम निकालेंगे, तो यहां से अब आप समझना शुरू कीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। सो आइए हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि कोई भी एक कर्व है आपके सामने, लगाना कैसे इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई एक कर्व है ऐसे, ठीक है ना, कोई भी एक कर्व है। अब ये आगे कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा वो मुझे मतलब नहीं है। हम करते क्या है, सबसे पहले एक पॉइंट चूज करते हैं, ये देखते हैं कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है और उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, जी बात। और हम मान लेते हैं इसका एंगल, इसके बीच का एंगल थीटा। क्यों भाई, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो ठीक है। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले देखिए हम करेंगे क्या कि इस एक जिस पॉइंट को हमने चूज किया है वो किसी ना किसी का तो आर्क, कोई ना कोई एक कर्वेचर कर्व होगा, कर्व का एक छोटा सा पार्ट होगा, पॉइंट पी मान लेते हैं। और अगर ये कर्व है तो ये जरूर किसी ना किसी सर्किल से मिलके बना होगा। इस बात से आप मेरी एग्री कर रहे हैं, ठीक है। ये इतना छोटा सा हिस्सा, ठीक है। और अगर ये बना होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक सेंटर भी होगा ये, और अगर सेंटर होगा तो इस आर्क से ये जो चीज़ होगी वो आर्क कहलाएगी, कोई समस्या नहीं है। अच्छा एक चीज़ आप जानते हैं कि किसी भी कर्व से जो टेंजेंट पास करता है, अगर वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो एक्चुअली में टेंजेंट और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है एक्चुअली ये कुछ और नहीं होता, ये उसका रेडियस ही होता है। ये क्लास 10th में सर्किल जब आपने पढ़ा होगा तो ये थ्योरम पढ़ा होगा। और इसके बीच का एंगल हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ ही रही होगी। तो आप यहाँ से एक चीज़ तो कह सकते हैं, ये तो आपका सर्कल आर हो गया, रेडियस आर हो गया, ठीक है ना। देखिए ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी क्या है, एक तरह से टेंजेंट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। तो वेलोसिटी वाला एक्सिस और इस रेडियस में बीच में कितना एंगल होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है 90। तो ये पूरा होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा देखिए वेलोसिटी और रेडियस के बीच का जो एंगल होगा वो तो 90 होगा। लेकिन
अगर मैं बात करूं सिर्फ फोर्स और रेडियस की, देखो ये इतना थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा के बराबर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आप इसको इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो चलिए, अब हमारा काम क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको एक फोर्स लेना है सेंटर की तरफ रेड सर्किल के, और दूसरा फोर्स लेना है वेलोसिटी की तरफ। जिधर हम लेंगे सेंटर की तरफ उसे हम मानेंगे एक्स एक्सिस। तो मान लीजिए कि ये है आपका सेंटर की तरफ यानी कि रेडियस की तरफ का एक्सिस, तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, और ये है वेलोसिटी की तरफ का एक्सिस, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस आपका। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ रही होगी। तो अगर आप देखिए तो ये है फोर्स, इसके हम करेंगे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हमेशा रखेंगे किस पे, सेंटर पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एक कंपोनेंट, ये बन जाएगा आपका एफ एक्स फोर्स का एक्स एक्सिस कंपोनेंट, और ये बन जाएगा आपका वाई एक्सिस कंपोनेंट। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ। सो अब मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी एक्स एक्सिस के कंपोनेंट की। देखिए यहाँ पे है थीटा, ठीक है, तो थीटा की तरफ जिधर थीटा होता है उधर वाले फोर्स की वैल्यू कितनी होती है भाई, उधर वाले फोर्स की वैल्यू होती है एफ कॉस थीटा, और जिधर 90 माइनस थीटा होता है उधर कितना होता है आपका एफ साइन थीटा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, बस अगर आपने इतना समझ लिया है तो आपके लिए कुछ नहीं रहेगा इसमें। अब हमको क्या क्या निकालना है, देखिए चार चीज़ें हम निकालेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फिर टेंजेंशियल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये चारों पांचों चीज़ें एक साथ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आइए, थोड़ा मैथमेटिकल क्लास है ये आज, ज्योमेट्री ज़्यादा होगा इसमें। आप एक बार देखिए इस सब चीज़ों को एक बार फिर से दोहराइए तिहराइए तो आपका कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितने फोर्सेस हैं उनको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे, समेशन ओवर एक्स एक्सिस, और रेडियस की तरफ जो फोर्सेस हैं उसी को तो हम क्या बोलते हैं, इस सर्कल का सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये हो जाएगा आपका एफ सी विच इज इक्वल टू, और एफ सी कितना होता है आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। कोई डाउट ही नहीं है इसमें, एफ सी तो ये निकल गया आपका। अच्छा, एफ सी की वैल्यू अब हम सबसे पहले यहाँ से डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। देखिए एफ सी बराबर किसके, तो एफ सी के अलॉन्ग कौन सा फोर्स है, केवल एफ साइन थीटा। तो सबसे पहली चीज़ तो यही निकल गई कि एफ सी की वैल्यू एफ साइन थीटा के बराबर होगी। चलिए ये पहली चीज़ तो निकल गई, इसको इसमें प्लेस करिए। सो एफ सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, आई होप के पास समझ आ रही है आपको। नाउ यहाँ से देखिए इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कहिए, यहाँ से हम दोनों चीज़ एक साथ निकाल देंगे। कैसे, सबसे पहले हम ए निकालेंगे, अच्छा आर निकालते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही तो है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन एफ साइन थीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, इसी इक्वेशन का यूज़ करके। इक्वेशन नंबर 1 से ही हम कह सकते हैं कि एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए सी इज इक्वल टू एफ साइन थीटा अपॉन एम। ये हो जाएगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए अब इसके बाद क्या क्या बचा आपका, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अच्छा एक चीज़ हम निकालते हैं ये भी, नेट एक्सेलरेशन भी, वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ मिलेगा भाई आपको, तो बहुत सीधा सा फिजिक्स है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमको वेलोसिटी के ही एक्सिस पे मिलेगा, यानी कि निकालेंगे हम समेशन ओवर एफ वाई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जितने भी फोर्सेज हैं। तो भाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो फोर्स एक ही है और वो है आपका टेंजेंशियल फोर्स। तो एफ टी मिल जाएगा आपको, कितना हो जाएगा ये, एफ टी कितना होता है एम इंटू ए टी, ये तो होता है। और ए टी चाहे तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। सो एफ टी की वैल्यू कितनी है, तो अगर आप देखिए तो एफ टी जो है वो एफ कॉस थीटा है। ठीक है ना, सो यू विल गेट एफ कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम इंटू ए टी। ए टी आप चाहे तो यहाँ से निकाल लें, ए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ से एक रिजल्ट तो आपको और मिल गया कि एफ टी इज इक्वल टू है एफ कॉस थीटा के बराबर। ठीक, सो यहाँ से ए टी निकालिए तो कितना हो जाएगा एफ कॉस थीटा अपॉन एम के बराबर। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट निकल गया। बात है आपका नेट एक्सेलरेशन इसके इस पॉइंट पे, ठीक है ना, एट पॉइंट बी पे नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो चूंकि सर्कल है तो कितना होता है फॉर्मूला भाई, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। जस्ट कैलकुलेट कीजिए तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, खैर मैंने तो मिटा दिया, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए इसका बड़ा अच्छा एक यूज़ होता है इस पूरे कॉन्सेप्ट का। एक काम मैं आपको बताता हूँ, वीडियो पॉज करके पहले इस पूरी फिजिक्स को आप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं इसका बहुत अच्छा एक यूज़ बता रहा हूँ पैराबोलिक मोशन यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के रूप में। तो आप चाहें तो इसको 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
अब आप देखिए इस पूरी थ्योरी का एक बड़ा ही मज़ेदार यूज, और यूज़ कहाँ पे हम करेंगे, यूज़ हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो बड़ा सिंपल सा एक फिजिक्स आता है प्रोजेक्टाइल मोशन बनाने के लिए, और वो ये है कि आप ये उठाइए और ये गिरा दीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, ये रहा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपको अगर याद आ रहा हो तो बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है विथ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, पता ही होगा आपको। अच्छा, चूंकि ये बॉडी यूँ इस तरह मोशन करती है तो अंडर दी ग्रेविटी होगी, यानी कि हर एक पॉइंट पर, चाहे कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, हर एक पॉइंट पे इस पे एक mg हमेशा काम करेगा, चाहे जो भी पॉइंट हो mg हमेशा काम करेगा, कोई डाउट नहीं है। हमारा काम क्या है कि इस, अब देखिए हम अलग अलग पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर पॉइंट पे हम लोग वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सब कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए कि ये जो वेलोसिटी u है वो एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बना रही है, तो ये तो बेसिक सा प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब हमारा काम क्या होता है, हम क्या निकालते हैं, याद करिए, तो वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, जो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है उस पर फोर्स लग कहाँ रहा है, तो देखिए ये जो बॉडी है इस पे फोर्स नीचे की तरफ mg के रूप में लग रहा है। ठीक है ना, और वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ लग रही है, ये मिल गया आपको। ठीक है ना, अच्छा एक बात बताइए मुझे कि इस mg का, अच्छा यहाँ जो पॉइंट मैंने ले रखा है ये तो किसी न किसी का एक छोटा सा आर्क रहा होगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो ये आर्क के रूप में रहेगा, और अगर आर्क होगा बाबू तो सीधी सी बात है कि ये किसी न किसी सर्कल का ही रहा होगा, ये तो काम कर रहे हैं हम तब से। ठीक है ना, अगर ये किसी न किसी सर्कल का छोटा सा आर्क है यानी कि कर्वेचर है, तो उस कर्वेचर का एक रेडियस भी होगा, उसी रेडियस को हम लोग क्या बार बार बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ अच्छा, ये जो u है ऑब्वियसली बात है, अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा ही मिलेगा। फिर वही वाली हाई स्कूल वाली थ्योरी कि टेंजेंशियल की परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो एक्चुअली में उस सर्कल का रेडियस होती है, और इस मतलब ये जो u है और ये जो रेडियस है इसके बीच का एंगल कितना होता है आपका, तो इसके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, और अगर 90 डिग्री है उसमें से मैंने थीटा ये ले रखा है तो ये कितना बचेगा आपका, तो वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल एक्चुअल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से थीटा, क्योंकि ये और ये एक्सिस आपस में 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा थीटा, और ये जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ये वाला और ये वाला एक्सिस आपस में 90 डिग्री है, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। थोड़ा कन्फ्यूजन मत होइएगा बट समझिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रेडियस, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिधर रेडियस होगा उधर ही सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, तो रेडियस वाले को हम कौन सा एक्सिस मान रहे हैं, एक्स एक्सिस, और जिधर वेलोसिटी है उसको कौन सा एक्सिस मान रहे हैं हम, वाई एक्सिस। यही तो काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो चलिए सबसे पहली बात तो हमको वो फोर्स निकालना है जो एक्सिस के मतलब एक्स एक्सिस के फॉर्म में हो, तो ये रहा mg नीचे, उसके दो कंपोनेंट, एक इधर चला आएगा, एक इधर आ जाएगा, और एक आपका इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स बनेगा वही तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। चलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी, वो हो जाएगी mg, चूँकि थीटा इधर है तो mg cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका mg sin थीटा। अच्छा इसी में आपको ये भी क्लियर होगा कि जो आप प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ते होंगे तो एक चीज़ हमेशा पढ़ते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान बॉडी पे जो फोर्स लगता है, बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, यानी कि जी होती है। तो इससे हम इस थ्योरी से हम ये भी प्रूव करेंगे कि क्यों ऐसा ही होता है, तो आगे देखते रहिए इसको। ठीक है ना, अब हम क्या निकालेंगे सबसे पहले फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि एक्चुअल में किसके बराबर होगा, एफ के, और एफ किसके बराबर है, तो अगर आप ध्यान दिए तो mg cos थीटा के बराबर है, mg cos थीटा के बराबर, और एफ एक्चुअल में किसके बराबर होता है, तो वह mv स्क्वायर अपॉन आर के भी बराबर होता है। कोई समस्या, इन दोनों का आप यूज करके सबसे पहले तो आप क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वी स्क्वायर आर अपॉन क्या देगा आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो यहाँ से आप कह सकते हैं कि mg cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए m वी स्क्वायर अपॉन आर, m से m खत्म, तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा, देखिए g cos थीटा के बराबर। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसी थ्योरी का यूज करके रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाल सकते हैं। तो ये तो खत्म हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी वी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे चूंकि थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वी नहीं है यू है, तो मैं हर जगह यू कर देता हूँ। ठीक है ना, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सो ये हर जगह यू हो जाएगा आपका, ठीक है, यू स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया। ठीक है, और देखिए एफ तो आपको पता चली गया। नाउ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हम टेंजेंशियल फोर्स निकालें। तो टेंजेंशियल फोर्स कौन सा होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो फोर्स होता है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए फोर्स के दोनों कंपोनेंट तो इधर इधर आए हैं, उधर तो कोई गया ही नहीं। इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है वही इसका टेंजेंशियल फोर्स है। ठीक है ना,
क्योंकि अच्छा ये नीचे क्यों दिखा रहा है, नीचे दिखाने का मतलब ये है कि जो बॉडी है ना वो हमेशा नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में होता भी यही है, जब जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है बॉडी पे नीचे की तरफ ही तो फोर्स लगता है, ध्यान दीजिएगा, और बॉडी हमेशा नीचे आने की ही कोशिश करती है, इसलिए ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में दिखाएगा जो बता रहा है कि वो डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर, ठीक है ना। तो अगर ये निकल गया तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, तो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा भाई, समेशन ओवर एफ वाई कितना हो जाएगा, तो वो कितना होता है आपका टेंजेंशियल फोर्स के बराबर, और टेंजेंशियल फोर्स किसके बराबर होता है, एम इंटू ए टी, और फिजिक्स के अकॉर्डिंग इस फिगर के अकॉर्डिंग कितना आया है, एम जी साइन थीटा। क्यों, कोई दिक्कत तो ना हो, थोड़ा सा लगाइएगा समझ में आएगा आपको। तो यहाँ से आप चाहे तो सीधे सीधे ए टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ए टी कितना हो जाएगा, एम से एम कैंसिल, सो विल गेट जी साइन थीटा, ये आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। देखिए सब कुछ निकल रहा है धीरे धीरे, कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा यहाँ अच्छा जो मैंने अभी बताया कि इस थ्योरी में आप प्रूफ कर सकते हैं कि क्या इस पूरे मोशन में केवल जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी होती है, वो कांस्टेंट होती है कि नहीं, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो जी होता है केवल। तो देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि नेट एक्सेलरेशन कैसे निकल जाएगा। देखिए यही नेट एक्सेलरेशन ही आपको प्रूफ करके देगा। कैसे, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होता है, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, देखिए तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए टी कितना है, जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जी स्क्वायर कॉमन है, बाहर जाएगा जी हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 का रूट जो भी होता है वो भी 1 ही होता है। कुल मिला के आपको ए सी जो आएगा वो जी के ही बराबर आएगा। तो ये आपके सामने ये रहा प्रूफ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन होता है वो केवल और केवल जी ही होता है। आई होप कि ये सारा का सारा स्टोरी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसी का मैं छोटा सा पार्ट बताता हूँ, एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगा जरा देखिएगा। अच्छा थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें ज़्यादा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और 3-4 बार कम से कम वीडियो को देखिए और ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलिए तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, घबराइए मत, थोड़ा सा मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए अगर मैं उसी प्रोजेक्टाइल मोशन में लेट सपोज कि ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारी स्टोरी थी, ये है आपका मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम पॉइंट अगर आपको याद हो तो उसमें कहते हैं कि केवल और केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ही वेलोसिटी होती है, याद रहा आपको, और वो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, तो यू कॉस थीटा के बराबर होती है, अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन याद हो तो। एम जी किसकी तरफ वर्क करता है, नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये रहा आपका एम जी। अब जिस आर्क की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसका मैं सर्कल ड्रॉ करूँ उस आर्क या उस कर्वेचर से, तो हमको वही तो मिलेगा, लाइक दिस वन, ऐसे देखिए ध्यान से, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फोर्स मुझे मिल रहा है वो सेंटर को ही हो, क्योंकि देखिए ये है टेंजेंट जो कि वेलोसिटी, और ये है टेंजेंट पे ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर खुद ही ड्रॉ हो गया। तो आप जानते हैं कि जब किसी सर्कल के टेंजेंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो एक्चुअली उसकी उसके रेडियस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको रेडियस ही तो देगा, और रेडियस के ही एक्सिस में तो हम एफ एक्स खींचते हैं, और वेलोसिटी के एक्सिस में हम क्या खींचते हैं, एफ वाई। समझ में आया? यानी कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए निकालने के लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसमें कहीं कुछ कंपोनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखिए मेरे पास तो समेशन ओवर एफ एक्स कितना हो जाएगा, वही तो एफ सी होगा, और वो किसके बराबर होगा, अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें यही तो है, जब ये है ही एक्सिस में एम जी, तो इसके कंपोनेंट निकालने की मुझे जरूरत क्या है, वो निकल ही जाएगा एम जी के बराबर। और एफ सी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होती है, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। सो यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिए तो आर की वैल्यू देखिए, पहली बात तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये एम से एम खत्म हो जाएगा, और वी स्क्वायर ओवर आर क्या देता है आपको, टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि बराबर होगा किसके, जी के। और ये है भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस पॉइंट पे केवल जी ही लगता है। दूसरा चीज़ अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो वो हो जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन जी, और v की वैल्यू क्या कितनी है इस पॉइंट पे, तो v की वैल्यू जो आपकी है u cos थीटा के बराबर है। तो अगर आप देखिए तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन जी हो गया। आपको कुछ याद आ रहा है ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, थोड़ा सा अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो आप जान सकते हैं। ओके नाउ ऐसे ही आप यहाँ से आप, ये तो हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ टेंजेंशियल फोर्स भी निकाल सकते हैं, तो टेंजेंशियल फोर्स कहाँ मिलेगा आपको, वाई एक्सिस पे ही, तो हम यहाँ से कह सकते हैं समेशन ओवर एफ वाई जो होगा वो एफ टी को देगा, और एफ टी किसके बराबर है भाई, तो एफ टी तो इस पॉइंट पे कितना है आप सोचिएगा, मुझे जवाब दीजिएगा, आप मैं जो आपके सवालों के जवाब का इंतजार रहेगा। और फिर अगर आप एफ टी निकाल लेंगे तो
आप सोच के बताइए कितना हो जाएगा ये आपका। थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए, सोचिए। सोच लिया? आई होप कि आपने सोच लिया होगा। तो अब आप यहाँ से एफ टी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एफ टी निकालिए, ठीक है। और जब एफ टी निकल जाएगा तो ये एफ टी किसके बराबर होगा, एम इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। बस करना क्या है, आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कहिए, मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। खैर, एफ टी आपका जो निकला होगा टेंजेंशियल फोर्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद नीचे आ रहा होगा। तो नीचे आने का मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा क्या, नहीं होगा ना। यानी एफ टी की वैल्यू वहाँ पे जीरो होगी। और अगर जीरो होगी तो एम इंटू ए टी, यानी कि यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कितना इक्वल होना चाहिए, जीरो के ही इक्वल होना चाहिए। और सही बात है कि भाई जो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होती तो ये बॉडी आगे बढ़ जाती। अगर जीरो हो गई इसका मतलब अब तो ये नीचे आ रही ना, इसका मतलब ये बात सही है, ठीक है। और आप चाहें तो आपको एफ टी निकल गया, एफ सी निकल गया, ए सी निकल गया, ए टी निकल गया, तो आप चाहें तो नेट एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होता है भाई आपका, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, सॉल्व करिए तो ए सी स्क्वायर कितना मिला है आपको, कहाँ मिला है, ये मिला है जी स्क्वायर। तो अगर आप देखिए तो जी स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर कितना है, जीरो। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ए एन नेट फोर्स भी कितना, नेट एक्सेलरेशन भी कितना मिल जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि जी की वैल्यू मिलेगी। यही तो बार बार प्रूफ हो रहा है, समझ में आ रही बात आपको। तो ये जो है ना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं एक छोटा सा काम देता हूँ, ईमानदारी से करिएगा, और वो ये है कि अगर कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है जो कि लोअर, सबसे लोवेस्ट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है, कुछ भी हाइट मान लीजिए, ठीक है ना, कुछ भी ले लीजिए आप। तो ये पॉइंट पी पे आप ये सब कुछ कैलकुलेट करिए तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं इतना रहने देता हूँ, और लगभग आपका सर्कुलर मोशन अब खत्म होने को आया है। शायद एक पार्ट और रह जाता है, एक छोटा सा हिस्सा, तो हम उसको किसी नेक्स्ट फर्दर पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा।